पद्मासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको उचित लगे उस स्थिति में आपको बैठ जाना है। मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। के लिए लंबा गहरा सांस भरते हैं और लंबा गहरा सांस 2 से 3 बार आराम से छोड़ते। सांस लेते समय हम लोग दीवार ओंकार और मंगलाचरण की प्रार्थना करें। तो आइए सांस ओंकार संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का सदा पालन करते रहें। सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग वर्ग का तीसरा दिन है और इन दिनों में हम योग दर्शन के कुछ श्लोक देख रहे हैं। हमारे अभ्यास क्रम में योग दर्शन के 11 सूत्रों का अभ्यास हमें करना है। तो अभी तक हमने योग दर्शन के 5 सूत्रों का अध्ययन किया है और कल यानी डे 2 को आपको वह रीडिंग मटेरियल भी भेज दिया गया है जिसमें योग दर्शन के 11 सूत्रों का हिंदी अर्थ भी हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको अग्रेषित किया है। तो हमने कल क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा अथ योगानुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। तो यह प्रथम श्लोक हमने परसों देखा और परसों ही हमने द्वितीय श्लोक देखा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। कल हमने अष्टांग योग के बारे में जानकारी ली जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 8 अंगों का समावेश है जिन्हें मिलकर बनता है अष्टांग योग। इसमें प्रथम 4 जो है वह बहिर्योग है और बाद में के 4 जो है वह अंतर योग है। बीच में का जो प्रत्याहार है वह बहिर्योग और अंतर योग के मध्य का स्टेज है या चरण है। उसके पश्चात हमने यम की जानकारी ली, 5 यम के विषय में हमने देखा और 5 नियम भी हमने देखे हैं। आज हम आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको यम की पूर्तता करनी है। विचार द रूल्स ऑफ सोशल हाइजीन, समाज के एक सदस्य के रूप में आपकी भूमिका क्या रहनी चाहिए, यह हमें यम बताता है, जिसमें अहिंसा, सत्य,
आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह 5 यम इसमें समाविष्ट है। इसके पश्चात हमने 5 नियम देखे हैं, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। विच आर द रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, अर्थात आपके वैयक्तिक आरोग्य के ये 5 नियम है। इसके पश्चात आज हम देखेंगे आसन और प्राणायाम की परिभाषा और उसका अर्थ। तो सबसे पहले देखेंगे आसन। आसन के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुख आसनम, अर्थात जिस शारीरिक स्थिति में हम स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक, बिना किसी तकलीफ के आराम से बैठ सकते हैं, वह शारीरिक स्थिति आसन कहलाती है। इस प्रकार सबसे पहले हमने देखा था सुखासन, ज्याला मराठीमध्ये मांडी घालून बसणं असं म्हणतात। आपण जमिनीवर ज्या नैसर्गिक पद्धतीने बसतो, ती मांडी घालून बसण्याची स्थिती त्याला योगाच्या भाषेमध्ये सुखासन असं म्हणतात। तो यह सुखासन की स्थिति है, जिसमें आप स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, बिना किसी तकलीफ से बैठ सकते हैं। उसके पश्चात दूसरी आसन की जो स्थिति है वह है सिद्धासन। इस प्रकार से एक पैर आपको धीरे धीरे उठाकर यहाँ पे आपके जननेंद्रिय के बाजू में रख देने का है, तो यह स्थिति कहलाती है सिद्ध आसन, जिसे आप अर्ध पद्मासन भी कह सकते हैं। तो आप ये राइट लेग भी ऊपर ले सकते हैं, या फिर दूसरा लेफ्ट लेग भी इस प्रकार से ऊपर ले सकते हैं। दोनों में से जो स्थिति आपको सुखकारक लगे, आसान लगे, वो स्थिति में आप बैठ सकते हैं। उसके पश्चात तीसरा जो है वह है पद्म आसन। पद्म आसन में इस प्रकार से आपके दोनों पैरों की दोनों एड़ियां और पैरों के पंजे यह ऊपर की ओर आते हैं और आपकी जंघाएं नीचे की ओर रहती है। तो यह है तीसरी आसन की स्थिति, पद्म आसन। और बहुत सी आसनों की स्थितियां हैं, लेकिन ये 3 बेसिक आसन के स्टेप है, सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन। तो इनमें से कौन सी भी एक स्थिति आप प्राणायाम की पूर्व तैयारी के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि आपको स्थिरता पूर्वक बैठना है, यानी हिलना डुलना नहीं है। तो स्थिरता पूर्वक बैठना यह फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा सुखपूर्वक बैठना, यानी आपको कोई भी जोर जबरदस्ती अपने साथ नहीं करनी है। अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे शनै शनै ऊपर में, आज हमारा तीसरा दिन है। तो पहले 2 दिन में हमने सूक्ष्म योगिक क्रियाएं देखी, जिसमें हमने हाथों के, पैरों के, गर्दन के, आंखों के अलग अलग एक एक अंग के व्यायाम हमने देखे हैं। आज हम थोड़ा सा आगे जाकर स्थूल व्यायाम भी देखने वाले हैं। तो यह सारी स्थितियां जिसमें आप स्थिरता पूर्वक बैठेंगे, सुखता पूर्वक बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, इसे हम कहते हैं आसन। तो यह योग की तीसरी स्थिति है। और चौथी स्थिति क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम की परिभाषा क्या बतलाई गई है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। फिर से एक बार हम दोहराएंगे, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। तो यह प्राणायाम की संस्कृत परिभाषा बताई गई है। इसका हिंदी में अर्थ हम देख रहे हैं। तस्मिन् सति का अर्थ है आसन के स्थित हो जाने पर, आसन के स्थिर या सिद्ध हो जाने पर। तो आसन का स्थित हो जाना यानी क्या है? जो हमने अभी देखा कि आसन में किस तरह से बैठना है, स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक। तो आसन के बाद में ही आपको प्राणायाम की ओर मुड़ना है। आसन के स्थित हो जाने पर ही आपको प्राणायाम करना है। तो यह बताया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो, अर्थात आप जो अंदर सांस ले रहे हैं वह श्वास कहलाता है,
और बाहर जो छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास कहलाता है। तो जब आप भीतर गहरा सांस लेते हैं यह है श्वास, और जब आप धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं तो यह है प्रश्वास। श्वास प्रश्वासयो, यो अर्थात जो, गति विच्छेद, इसकी एक नैसर्गिक गति होती है, उस नैसर्गिक गति को आप बदल रहे हैं प्रयत्न पूर्वक, तो यह प्राणायाम कहलाता है। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं श्वास प्रश्वास की जो नैसर्गिक गति है उसे आप अपनी इच्छा के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने हित के मुताबिक मोड़ रहे हैं, वह प्राणायाम कहलाता है। तो आसन जो है वह आपकी एक शारीरिक स्थिति है जिसमें आप स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठते हैं, और आसन के पश्चात आप आते हैं प्राणायाम की ओर, जिसमें आप अपने श्वास प्रश्वास की नैसर्गिक गति को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं या डाइवर्ट करते हैं। तो आसन्स आर नथिंग बट दे आर द फिजिकल पोस्चर्स ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, एंड pranayams are nothing but they are the regulation of your breathing. So breathing exercises are called as pranayam. तो यह 4 अष्टांग योग के स्टेप्स हमने आज तक देखे हैं। इसमें यम के पश्चात नियम, उसके पश्चात आसन और उसके पश्चात प्राणायाम। तो these steps are to be done in a particular chronological order. तो यह जो क्रम है वह आपको पालना जरूरी होता है। तो आसन और प्राणायाम में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसनस एंड प्राणायाम्स? तो आसन जो है वो आपके हार्डवेयर के मुताबिक होता है, जिसमें आपको शरीर के बाहर अंग को विकसित करना है या अच्छे सुडौल बनाना है। शरीर के बाह्य अंग को विकसित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप करते हैं आसन। और प्राणायाम यह शरीर के अंतर अंग जो है, देयर आर 9 systems in human body like digestive system, breathing systems etc. So you have to cure and regulate these 9 systems through प्राणायाम। तो शरीर के जो अंतर्गत व्यवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, उन्हें नियमित करने का काम यह प्राणायाम करता है। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि आसन यह हार्डवेयर की दुरुस्ती के लिए है और प्राणायाम यह आपके सॉफ्टवेयर की दुरुस्ती के लिए है। यह एक फर्क है आसन और प्राणायाम। दूसरा फर्क है वह सीक्वेंस से संबंधित है। पहले आपको आसन में बैठना है, आसन को स्थिर करना है और उसके पश्चात ही आपको प्राणायाम की तरफ मुड़ना है। तो पहले आसन रहेंगे और बाद में प्राणायाम रहेंगे। यह दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क है, जब आप कोई भी आसन करते हैं तो खुली आंखों से करना चाहिए। आसन आर परफॉर्म्ड विथ ओपन आईज। तो आसन में अगर आप बैठकर आसन कर रहे हैं या खड़े होकर आसन कर रहे हैं, पेट पर लेटकर कुछ आसन कर सकते हैं और पीठ पर लेटकर भी कुछ आसन कर सकते हैं, या फिर कभी कभी स्थूल व्यायाम भी आप कर सकते हैं, जिसमें 12 प्रकार के यौगिक जॉगिंग का समावेश होता है। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो आज हम 12 प्रकार के यौगिक जॉगिंग भी करने वाले हैं। तो जिसमें हम सर्वप्रथम आज मंद गति से 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास देखेंगे। कल हम मध्यम गति से उन्हें करेंगे और परसों हम तीव्र गति से यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएंगे और नंबर ऑफ आसन प्राणायाम्स भी बढ़ाते जाएंगे। तो यह स्थूल व्यायाम होते हैं। तो इन सब व्यायाम के करते वक्त आपकी आंखें खुली होना जरूरी है, क्योंकि आपको बैलेंसिंग ऑफ बॉडी करना जरूरी है। मगर जब आप कोई भी प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। तो यू हैव टू परफॉर्म ऑल द प्राणायाम्स विथ आईज क्लोज, क्योंकि प्राणायाम में आपको अंदर की ओर जाना है, श्वास प्रश्वास पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो इसीलिए आपको प्राणायाम करते वक्त आंखें बंद होना जरूरी है। तो यह कुछ फर्क हमने आसन और प्राणायाम के बीच में का देखा और इन दोनों की परिभाषाएं भी हमने देखी। तो आइए अब मुड़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर,
2 दिन हमने सूक्ष्म व्यायाम किए हैं। आज थोड़ा सा तीव्र गति से हम यह सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और उसके पश्चात हम खड़े होकर कुछ 12 यौगिक जॉगिंग करेंगे, वह मंद गति से करेंगे। तो शुरू करेंगे यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं। खंडासन की स्थिति यानी पैर पूरे लंबे सामने खोल लीजिए। हाथों की हथेलियां आपके घुटनों के पास बाहर साइड में रखना है, कंधे के समांतर पूरा हाथ। पैर की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। अब हम आज इसे थोड़ा सा स्पीड से लेंगे, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आपको करना है। और एक्सरसाइज कम से कम 5 से 10 बार आपको कर लेनी है। अब पंजे के साथ अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, पंजे के साथ। अब एड़ी के साथ आपको पूरा पांव आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। पैर का सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, आराम से 4 से 5 बार क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं। धीमे धीमे पैर को एक दूसरे के ऊपर आराम से पीटना है, पंजों को, जिससे पूर्ण पांव में हलचल होती है और उससे रक्त का संचार अच्छा होता है। नेक्स्ट, घुटनों को हल्का सा आपको ऊपर उठाकर जमीन पर आराम से लगाना है और तीव्र गति से कर रहे हैं इसे। जोर जोर से अपने घुटने जमीन पर नहीं पीटना है, आराम से हल्के से आपको जमीन पर रखना है। अब चलिए घुटनों की कटोरी को थोड़ा सा सिकुड़ते हैं और खोलते हैं। अब इसे इस तरह से हाथ रखकर भी आराम से घुटनों की कटोरी जो है उसे आपको सिकुड़ना और खोलना है। इससे आपके जंघाओं की मांसपेशियों में मजबूती आती है और पेशियां भी हमारी स्वस्थ होती है। इसके पश्चात कर लेते हैं चक्री आसन, एंटी क्लॉकवाइज। पैर लंबे, जितना हो सके नीचे पीछे की ओर जाना है और आगे अंगूठे तक आपका हाथ जा सके पैरों की कोशिश करनी है, जिससे हमारे कमर की एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाएगी। आइए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार चक्री घुमा लीजिए। कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब आप एक साइड की एक्सरसाइज होती है तो उसे दोनों साइड से करना है, तो शरीर में बैलेंस ही रहता है। एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड से आपको इसे करना है। आइए शीत कोणासन करेंगे। शीत कोणासन में लेफ्ट हाथ राइट पांव के अंगूठे को स्पर्श करेगा, राइट हाथ की ओर से हम लोग तीव्र गति से करेंगे। अपोजिट हाथ अपोजिट पैर के अंगूठे को स्पर्श करेगा। कोशिश आपको करनी है। इसे शीत कोणासन कहा जाता है। खड़े होकर हम लोग जब करते हैं वो होता है कोणासन, और इसमें हम लोग आराम से बैठ गए हैं और बैठकर इसे कर रहे हैं। बहुत से लोगों का हेवी वजन होने से वो खड़े होकर ये नहीं कर पाते, तो इस तरह से भी करने पर आपको वही लाभ मिलेगा जो आप बैठकर कोणासन करोगे। आइए अब हम लोग करेंगे हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। तो हाथ को लंबा कर लेंगे, हाथ को खोलेंगे मुट्ठी को और बंद करेंगे। मुट्ठी को बंद कर लीजिए, हाथ पूरा फैला हुआ सामने की ओर, और मुट्ठी को आपको जोड़ते हुए गोल गोल घुमाना है। आराम से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
अब करेंगे कंधों की एक्सरसाइज। धीरे धीरे दोनों कंधों के सामने कोहनियां आपको छाती के सामने जब आएगी तब जोड़ना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हर एक्सरसाइज आपको कम से कम 5 से 10 बार हाथों की मूवमेंट, कंधों की मूवमेंट, उंगलियों की मूवमेंट, मुट्ठियों की मूवमेंट करते रहना है, जिससे हमारे शरीर में लचीलापन आता है और नस नाड़ियों में रक्त का संचार भी अच्छा होता है। शाम अब कर लेते हैं कोहनी की एक्सरसाइज। हमारे हर एक ज्वाइंट पर हम लोग फोकस कर रहे थे। पहले हमने रिस्ट को फोकस किया, फिर कंधों को, फिर कोहनियों को। विश्राम। अब कर लेते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। धीरे धीरे, अब गर्दन में हमें तीव्र गति नहीं लागू करनी है, आराम से गर्दन की एक्सरसाइज करनी है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठोड़ी को कंठ को लगाएंगे। सांस भरते हुए आराम से गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है। धीरे धीरे, गर्दन की मूवमेंट में जल्दबाजी नहीं, आराम से पीठ को आपकी गर्दन का स्पर्श हो जाए। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते समय आराम से गर्दन को सामने की ओर लाकर थोड़ी को कंठ को लगाने की चेष्टा करनी है। आराम से करना है, ये ध्यान रखिए गर्दन के मामले में। फिर सांस छोड़ भरते हुए वापस धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते वापस सामने सामान्य। अब आइए करते हैं लेफ्ट की तरफ टर्न गर्दन को। कंधे ना उठाते हुए सिर्फ गर्दन को आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है। कंधों के समांतर भुजाओं के पास हमारी गर्दन आने के पश्चात फिर से वापस धीरे धीरे सामने की ओर लाएंगे। आराम से गर्दन को टर्न करते हुए लेफ्ट साइड की ओर। अब धीरे धीरे हमें करना है, गर्दन को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ना है। वापस सामने और लेफ्ट साइड की ओर। साइड की ओर। वापस सामान्य। अब कान को कंधों का स्पर्श कराएंगे। धीरे लेफ्ट साइड के कान को गर्दन कंधे की तरफ झुकाएंगे लेफ्ट साइड में। वापस आराम से सीधा करिए। राइट साइड की ओर कान को कंधे की ओर झुकाना है। आराम, कंधे उठाने नहीं है इसकी तरह, कंधे उठाकर ज्वाइन कर रहे हैं, कंधे उठाने नहीं है। धीरे धीरे वापस सीधा कर लीजिए। आराम से फिर से लेफ्ट साइड के कान को कंधों की ओर झुकाना है। वापस सीधा करेंगे। राइट साइड के कान को और वापस। बच्चे इसकी तरह थोड़ी सी शरारतें करते हैं। अब चलिए आगे की एक्सरसाइज गर्दन का सर्कल बनाना है। तो पहले थोड़ी को कंठ को लगा लेते हैं और फिर सांस भरते हुए एक साइड से क्लॉकवाइज धीमे धीमे हमारी गर्दन को हम की ओर करते हुए लेकर जाते हैं।
फिर सांस छोड़ते हुए सामने की ओर जाना। ओठ बंद रखने हैं, ये ध्यान रखिए। इसमें बहुत से लोग गर्दन की एक्सरसाइज करते समय उनका मुंह ऐसे खुल जाता है, वो खोलना नहीं है। सांस भरते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अपोजिट साइड से करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर आराम से लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर सांस भरते हुए पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर लाइए और गर्दन को सामान्य कर देंगे। अब करेंगे हाथों से सर को प्रेसिंग। लेफ्ट हाथ को अपनी साइड में शीश पर लगाइए। सांस भरते हुए हाथों को सर पर प्रेस करेंगे। उस समय 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस सांस छोड़ते समय हाथ और सर को ढीला छोड़िए। इसे एक बार दोहराते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला छोड़िए। अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट साइड से सांस भरते हुए हाथ को सर की ओर, सर को हाथ की ओर प्रेस करेंगे। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए हाथों को लूज करेंगे। इसे एक बार सांस करते हुए दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए आराम से हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथ सामने लेकर हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की उंगलियां जोड़ लेंगे और कपाल पर हमारे इस हथेली को रखेंगे। सांस भरते हुए सर आगे, हाथ पीछे की ओर खींचना है। फिर सांस छोड़ते समय ढीला छोड़ दीजिए। आराम से वापस एक बार दोहराएंगे। अब इसी हाथ को पीछे लेकर जाएंगे और अपने जहाँ तकिया लगाते हो उस जगह पर आराम से आपको इसे पीछे की साइड में रखना है और फिर सांस भरते हुए हाथ आगे की ओर और गर्दन को पीछे की ओर प्रेस करना है। अब आंखों की एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। आंखों की एक्सरसाइज में सिर्फ आपको लैटिन आंख को घुमाना है, गर्दन को चेहरे को स्थिर स्थिति में, सामान्य स्थिति में आंखें खोलकर रखना है और सिर्फ हमें नजर चारों दिशाओं में घुमानी है। तो हम लोग अब सभी क्लॉकवाइज अपनी नजर को आराम से घुमाएंगे। धीरे धीरे आकाश की ओर देखेंगे। राइट साइड में नजर को घुमाएंगे, भूमि को देखेंगे, फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर आकाश की ओर। राइट साइड में देखते हैं, भूमि के दर्शन लेते हैं। लेफ्ट साइड में, फिर आकाश की ओर। तो ये हमने किया क्लॉकवाइज, अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आकाश की ओर, लेफ्ट साइड की ओर देखते हैं, भूमि को देखेंगे। राइट साइड में, फिर आकाश की ओर, लेफ्ट साइड में, भूमि की ओर, राइट साइड में और अब सामने की ओर। तो इस तरह से हम लोग अपने आंखों का अंदर रेटिना का सर्कल बनाते हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो आइए अब हम लोग खड़े होकर कुछ क्रियाएं करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास किया। सूक्ष्म क्रियाएं जो है वह हमारे शरीर के अलग अलग जॉइंट्स के लिए की जाती है और एक एक अंग को
केंद्रीभूत होकर की जाती है। आज हम कर रहे हैं कुल क्रियाएं। कुल क्रियाओं में हमारे एडी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर को हम व्यायाम देते हैं और इसे कहा जाता है स्थूल क्रियाएं, मैक्रो एक्सरसाइजेस। तो इसमें मुझे साथ दिक्कत। तो इसमें 12 प्रकार के योगिक जॉगिंग का अभ्यास हम कर रहे हैं। आज हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए हम मंद गति से इसकी शुरुआत करेंगे। कल हम मध्यम गति से इन्हें करेंगे और परसों हम तीव्र गति से इसे करेंगे। तो योगिक जॉगिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखने का है कि जिनको बीपी ज्यादा है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उन्हें इसे मंद गति से या मध्यम गति से करना है। जिन्हें लो बीपी की समस्या है वह इसको मध्यम गति से या तीव्र गति से कर सकते हैं। तो इसमें आपके फेफड़ों की पूरी एक्सरसाइज होती है। फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु मिलता है और शरीर के हर एक अंग को शुद्ध ब्लड सप्लाई भी होता है। तो शरीर के सर्व अंगों के विकास के लिए यह योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास किए जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको पहले हाथों की उंगलियां जो है उसमें अंगूठा इस तरह से आपको मोड़ लेना है और आपको ये जो है कोनिया धीरे धीरे इस प्रकार से मोड़ लेना है। ये एक प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरे प्रकार में आपका अंगूठा बाहर रह सकता है और इस प्रकार से भी आप हाथों को आगे पीछे धीरे धीरे हिला सकते हैं कोहनिया में मोड़ते हुए। तो हाथों की स्थिति यह इस प्रकार से रहेगी। पैरों की स्थिति धीरे धीरे आपको एक एक पैर एक बार में उठाना है और आपके कमर तक पैर उठने चाहिए। तो हाथ और पैर एक साथ उठते रहेंगे। तो यह हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। So this is the first type of yogic jogging exercise. आप इसे 10, 20, 30, 40, 50, 100 बार भी कर सकते हैं, यथा समय और यथा शक्ति। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यह है योगिक जॉगिंग का प्रथम अभ्यास, जिसमें आप कोहनियां मोड़ रहे हैं और एक एक पैर भी मोड़ रहे हैं। तो अब दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं, जिसमें हाथ आपने पूरी तरह से फैला दिए हैं और आगे और पीछे की ओर आप हाथों को ले जा रहे हैं और पैर भी आपके धीरे धीरे लेफ्ट राइट करना आपका शुरू है। So this is the second type of yogic jogging exercise which we are doing at a very slow speed because this is our first day of full व्यायाम, full exercises, macro exercises. तो यह है दूसरा योगिक जॉगिंग का अभ्यास। उसके पश्चात तीसरा अभ्यास, इसमें आपको इस प्रकार से सावधान स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथ अपने जो है वो कमर पर रखना है और एक एक पैर आप उठा रहे हैं। एक बार में एक पैर उठाना है। तो यह है तीसरा प्रकार योगिक जॉगिंग का। आपको करते रहना है। धीरे धीरे आपकी सांसों की गति बढ़ती जाती है, आप महसूस कर रहे हैं। इसमें थर्ड में 2 प्रकार है। थर्ड का पहला ए प्रकार जो है जो हम कर रहे हैं और दूसरे प्रकार में स्वस्थ व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से जंपिंग भी कर सकते हैं। एक एक पांव आपको जंपिंग करना है। थर्ड बी, तो आप जंपिंग करते हुए भी कर सकते हैं और इस प्रकार से जंपिंग न करते हुए भी कर सकते हैं। जैसा भी आप सहज महसूस करें, अच्छा महसूस करें, वह आप कर सकते हैं। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे। चौथे प्रकार में उसी प्रकार आपके दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं और आप उत्कट आसन की स्थिति में, जिसे कुर्सी आसन भी कहा जाता है। तो यह है चौथी स्थिति। करते रहे। कुर्सी आसन, उत्कट आसन। अब आप पांचवी स्थिति देखेंगे, जिसमें पैरों को थोड़ा सा फैला लेंगे। त्रिकोणासन, दोनों हाथ कंधे को समांतर।
तो यह 8वीं स्थिति है। तो उसके पहले 5वीं स्थिति जो है, दोनों हाथ सामने की ओर, कंधों को समांतर, पैर इस तरह से खुली हुई स्थिति में, और आपको हथेलियां जो है उसका डायरेक्शन इस प्रकार जमीन की तरफ है, और आपको धीरे धीरे एक पैर राइट साइड में मोड़ना है यथाशक्ति। बच्चे हैं तो पूरा कर सकते हैं, बड़े हैं यथाशक्ति करें, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाए। अब विरुद्ध दिशा से लेफ्ट साइड में आपको घुटना मोड़कर जितना आप झुक सकते हैं उतना झुके। केयरफुली मेंटेन योर बॉडी बैलेंस, धीरे धीरे करें यथाशक्ति। एक बार राइट साइड की ओर, एक बार लेफ्ट साइड की ओर। अगर बच्चे हैं तो पूरे इस प्रकार से नीचे झुक सकते हैं, बड़े यथाशक्ति करें, अपनी क्षमता के हिसाब से करें, धीरे धीरे प्रयत्नरत रहे। तो दिस इज द 5th टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग एक्सरसाइज। इसके पश्चात अगली स्थिति लेंगे, छठा प्रकार हम देखेंगे। छठे प्रकार में उसी तरह से पहले आप खड़े हैं और फिर आप दोनों प्रकार से इसे कर सकते हैं। इस स्थिति में भी कर सकते हैं या फिर दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार में आप हाथों, इस तरह से मेरे हाथ है उसी डायरेक्शन में आपके पैर लेने चाहिए। पैरों का पंजा जो है वो इस तरह से इस दिशा में है, और दूसरा पंजा इस प्रकार से, यानी 90 डिग्री में आपके पैरों की पोजीशन है, और उसमें आप इस प्रकार दोनों हाथ ले सकते हैं। पैर को घुटनों में धीरे से मोड़ दीजिए प्रकार से। ये पहले प्रकार से कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली इस प्रकार आप दोनों हाथ कंधों पर रखकर भी कर सकते हैं, या फिर थर्ड टाइप में यहाँ पर आपकी जंघाओं के ऊपर आप एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर भी कर सकते हैं। तो 3 में से जो भी आप कर सकते हैं उसमें से एक टाइप में आप करें। दूसरी ओर से करेंगे, पैरों को मोड़ देंगे 90 डिग्री में। घुटनों पर हाथ नहीं रखना है, जंघाओं पर रखना है, ये ध्यान में रखें। तो ये एक प्रकार से आप कर सकते हैं, जंघाओं पर हाथ रखते हुए, या फिर अल्टरनेटिवली दोनों हाथ आप कमर पर भी रख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार हवा में भी दोनों हाथ रख सकते हैं। जैसा भी आप सहजता से सुखपूर्वक महसूस करें उस स्थिति में आप कर सकते हैं। यह है हनुमान बैठक, या जिसे भद्र आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमने 6 प्रकार आज देखे। अब 7वां प्रकार, जिसमें आपको दोनों हाथ इस प्रकार से सामने की ओर लेना है, और सांसों को भीतर गहरा भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं। पूरी तरह से सांस ले और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर लें। 15-20 बार इसे करें। सांस लेते हुए पीछे की ओर, इतना पीछे झुक सकते हैं, गिरे नहीं। धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। फेफड़ों के लिए यह व्यायाम बहुत ही जरूरी है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा फेफड़े वीक हो गए थे लोगों के, तो यह फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम भी है और आसन भी है। तो फेफड़ों का व्यायाम, एक्सरसाइज फॉर द लंग्स, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलिंग एंड डीप एक्सहेलिंग व्हाइल स्टैंडिंग। तो यह है 7वां प्रकार योगिक जॉगिंग का। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अब आएंगे 8वां प्रकार। 8वां प्रकार में पहले आप करते हैं त्रिकोणासन और बाद में कोणासन। तो त्रिकोणासन के पूर्व आप पहले सावधान की स्थिति ले, के पश्चात थोड़ा सा दोनों पैरों में 2 फीट का अंतर लेने, दोनों हाथ इस प्रकार दोनों दिशा में फैला ले, और धीरे धीरे राइट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट लैंग पैरों की ओर झुकाएंगे, और यथाशक्ति धीरे 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 नीचे की ओर जाएंगे और ऊपर की ओर
हाथों की ओर देखने की चेष्टा करेंगे। तो यह है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आए। अब राइट साइड की ओर झुकेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे आकाश की दिशा में। वापस पूर्व स्थिति में फिर से एक बार दोहराएंगे लेफ्ट साइड की ओर, त्रिकोण आसन। पूर्व स्थिति, राइट साइड की ओर, पूर्व स्थिति। तो यह है 8वां यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, जो कि त्रिकोण आसन है। अब 9वां यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, जो कि कोण आसन है। तो पैरों की स्थिति उसी प्रकार से रहेगी, लेकिन हमारे हाथ जो है वह हम क्रॉस करेंगे। राइट हैंड विल टच लेफ्ट लेग एंड वाइस वर्सा। तो कोणासन, पहले आप लेफ्ट हाथ को झुकाते हुए राइट लेग को टच करेंगे और गर्दन ऊपर की दिशा में देखेंगे। केयरफुली मेंटेन योर बॉडी बैलेंस। धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आएंगे, कंधों के समांतर हाथ अपोजिट साइड से करेंगे। राइट लेग विल टच लेफ्ट लेग, राइट हैंड विल टच लेफ्ट लेग। ऐसे क्रॉस आपको करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं पूर्णता की स्थिति में कोणासन। अगर आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। तो अब हम शॉर्टकट की स्थिति देखेंगे, इसमें आप नीचे से नीचे अल्टरनेटिव टच करते हैं। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, या फिर इसके पहले बताया हुआ राउंड कट भी आप कर सकते हैं। तो यह 15-20 बार आपको करना है कोण आसन। तो यह 9वीं यौगिक जॉगिंग का अभ्यास है। तो करते रहिए कोण आसन। सावधान की स्थिति। तो 9 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हमने आज देखे हैं। मंद गति से आज हम देख रहे हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे 10वां अभ्यास। तो 10वें अभ्यास में आपको पहले हस्त उत्थान आसन करना होता है और उसके पश्चात आपको पाद हस्तासन करना है। हस्त उत्थासन में आप धीरे धीरे आपके हाथ आगे लेते हुए और पीछे, ऊपर की ओर और फिर पीछे, इस प्रकार से सांसों को भीतर गहरा भरते हुए फिर धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए कमर में झुककर आगे की ओर नीचे झुकेंगे। पैरों की दिशा में खुद ही खुद के चरण स्पर्श करना है। पाद हस्त आसन। धीरे धीरे सांसों को गहरा भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर दोनों हाथ, फिर पीछे की ओर मुड़ेंगे। यह है हस्त उत्थान आसन। तो यह हम तीव्र गति से बाद में करेंगे, अभी मंद गति से कर रहे हैं। तो करें, 10-15 बार इसे करें। पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन अल्टरनेटिवली। So this is the 10th type of yogic jogging exercise. It will make your body flexible, warm, the complete blood supply, oxygen supply to your entire body. तो यह 10वीं प्रकार की योगिक जॉगिंग है। विश्राम। अब हम देखेंगे 11वीं और 12वीं प्रकार की योगिक जॉगिंग। तो जैसे जैसे आप करते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई हो रहा है, पूरे शरीर को शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रहा है। तो 10 प्रकार के यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हमने देखेंगे। अब 11वां और 12वां अभ्यास हम देखेंगे और उसके पश्चात हम करेंगे थोड़ा सा शवासन, क्योंकि हेवी एक्सरसाइज करने से आप थोड़ा सा थक सकते हैं, तो इसलिए बाद में आपको 1-2 मिनट शवासन करना जरूरी होता है। तो अब हम देख रहे हैं 11वां और 12वां यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। तो 11वें प्रकार में पहले इस प्रकार से सावधान की स्थिति आपकी है, फिर थोड़ा सा जंपिंग करते हुए इस प्रकार आप स्थिति लेते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर,
दोनों हाथ कंधे के समांतर और हाथों की हथेलियां जमीन की ओर मुड़ी हुई। फिर और एक बार जंपिंग करते हुए आप इस प्रकार सावधान स्थिति, लेकिन हाथ जो है वह ऊपर की ओर पर्वतासन की स्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए स्थिति में रहेंगे। तो यह सेकंड स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में फिर एक बार जंपिंग करते हुए आप इस स्थिति में पूरा आते हैं और चौथी स्थिति में आप सावधान की स्थिति करते हैं। तो ये 4 स्थितियां मिलकर 11वां योगिक जॉगिंग का अभ्यास है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर विदाउट स्टेप हम इसे करेंगे। 11वां अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यह 11वां अभ्यास जो है वो हमने देखा स्टेप बाय स्टेप। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएं या स्पीड बढ़ाना चाहे तो डायरेक्ट आप 4 स्टेप की बजाय 2 स्टेप में इसे कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरे शरीर का विकास होगा, व्यायाम होगा। तो अब हम यह 11वां अभ्यास और 12वां अभ्यास थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे, थोड़ी सी गति बढ़ाते हुए। देखिए, मैं इसे पहली बार आपको दिखा रहा हूँ या आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे मंद गति से करें, यथाशक्ति करें। अगर आप थक जाए तो आराम कर सकते हैं, शवासन में विश्राम कर सकते हैं। आप यथाशक्ति करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपने समय के अनुसार करें। तो हम 11वां और 12वां अभ्यास करेंगे। उसमें यथाशक्ति आप 10, 20, 25, 50, 100, 200 बार तालियां बजा सकते हैं, जिसमें आपको एक्यूप्रेशर का भी अभ्यास होता है और पूरे स्थूल शरीर का भी अभ्यास होता है। तो करेंगे 11वां अभ्यास योगिक जॉगिंग का। इस प्रकार से यथाशक्ति जितना कर सकते हैं उतना करें। उसके पश्चात 12वां लास्ट टाइप ऑफ कटी नृत्य आसन। कटी नृत्य आसन लास्ट टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग, 12वां अभ्यास। यथाशक्ति करें। इस प्रकार से आपको डांस पोजीशन करना है। कटी नृत्य आसन। विश्राम, शवासन में विश्राम, जमीन पर लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। आराम से पूरे शरीर को पीठ के बल लेट जाना है। धीरे धीरे अपने सांस को सामान्य होने दीजिए। ये विश्राम की स्थिति है। शवासन को विश्रामात्मक आसन कहा जाता है, जिससे शरीर में आई हुई थकान सामान्य हो जाती है और धीरे धीरे वो दूर हो जाती है। पहले सांसों को सामान्य होने दीजिए। शवासन की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस होता है। पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ के पंजे जंघाओं के समीप हथेलियां फैली थी, पूरे हाथ लंबे फैले हुए, पूरा शरीर आपका जमीन पर स्थित है। आराम से हम लेटे हुए हैं। धीरे धीरे सामान्य श्वास होने के पश्चात लंबे गहरे सांस भरते रहना है और छोड़ना है। आराम से लंबा सांस लेना है और लंबा सांस आपको छोड़ना है। अब धीरे धीरे हम एक एक अंग को फील करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पैर की पंजे को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कोई भी तनाव पैर में ना हो। पैर की पिंडलियां, जंघाएं, घुटने, पूरा पैर रिलैक्स कर लीजिए, शिथिल कर दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए। कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा एकदम रिलैक्स कर दीजिए, कोई भी तनाव नहीं रखना है उसके ऊपर।
आराम से शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। छाती और पीठ का पोर्शन भी इसी तरह हम लोग शिथिल करेंगे, उसे एकदम ढीला छोड़ देते हैं। कंधे, बाजुए, कोहनिया, पूरे हाथ की हथेलियों तक का पोर्शन, हाथों की उंगलियां भी आपको एकदम रिलैक्स कर लेनी है, ढीली छोड़ देनी है, शिथिल कर देनी है। आराम से पूरा हाथ रिलैक्स हो रहा है। सर, चेहरे का हर एक अंग, यानी पैर के नाखून से सर के बाल तक, नखशिकांत हमें पूरा रिलैक्स अपने शरीर को कर लेना है। लंबा गहरा सांस भरते रहिए, आंखें बंद रखिए, धीमे धीमे लंबा सांस भरेंगे और लंबा सांस छोड़ेंगे। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, योगिक जॉगिंग कर लेते हो, तो विश्राम के लिए शवासन 2 मिनट से 10 मिनट तक भी किया जाता है। दिन भर अगर आपका हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस समय भी आप शवासन में 2 से 5 मिनट का विश्राम कर ले, तो आप में फिर से स्फूर्ति बन जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। एकदम पूरा शरीर हल्का सा हो गया है, जैसे जादूगर हवा में एक लेटे हुए आदमी को हवा में उठाकर दिखाता है, उस तरह आप खुद को महसूस करते हो एकदम हल्का सा। आराम से धीरे धीरे पैर की उंगलियों को, पंजे को हिलाएंगे, पैर की पिंगलियां, पैर थोड़ा सा मूवमेंट देंगे उसे, कमर, हाथ, पूरे शरीर का हर एक अंग आपको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, उसको थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। आराम से हाथ के लिए भी मूवमेंट करो, बाजू को थोड़ा सा हिलाओ, कंधे, सर को थोड़ा सा हल्का सा हिलाएंगे। अब धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेंगे, घुटनों को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड में शरीर को टर्न कीजिए। राइट हाथ की हथेली को जमीन पर रखते हुए बेस देकर आराम से उठना है। इसे शवासन की स्थिति से वापस आना कहा जाता है। कभी भी आप जब लेटकर उठते हो, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि हमें आराम से उठना है, कोई हड़बड़ी उठते समय हमें नहीं करनी है। कि हम आराम से उठकर शवासन से बैठे, और नींद से भी जब आप जागते हो तो ध्यान रखिए कि आप आराम से लेफ्ट साइड में टर्न होकर उठने की कोशिश कीजिए। याद से आपको वो करते रहना है कि आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है और फिर उठना है। धीरे धीरे, एक मिनट रुकना है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न होकर उठते हैं, तो उसे शवासन की स्थिति से वापस आना कहा जाता है। धीरे धीरे आराम से सब लोग बैठ जाएंगे, रिलैक्स। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो स्थिति आपको सुखद लगे उस स्थिति को आपको धारण कर लेना है। मॅडम वेटिंग रूम चालू आहे असं म्हणतात अजून काही जण. ऍडमिट केलं मैडम, चले का? ओके। तो अब हम लोग देखेंगे प्राणायाम थोड़ा सा क्लोज कर कर। कल शायद कुछ प्राणायाम समझ में ना आए हो, तो अब अभी जो समय बचा है हम आज प्राणायाम के लिए देंगे, और फिर कल हम कुछ पेट पर लेटकर, पीठ पर लेटकर भी आसनों को देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्राणायाम। फिर चालू रखो, देखिए आप इधर से ओके। मॅडम व्हिडिओ ऑन, स्पॉटलाइट मध्येच आहे का? त्यांना दिसत नाही. हाँ एक मिनिट. हाँ माझा व्हिडिओ ऑफ झालाय का? नहीं स्पॉटलाइट मध्येच आहे मॅडम तुमचं. माझा ऑफ झालाय. शुरू है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है ना. स्पॉटलाइट है मैडम. प्राणायाम करते हैं. अगर किसी को ना समझ में आए तो कृपया आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैडम मुझे बता पाएंगे कि समझ में नहीं आ रहा होगा तो.
चलिए, सबसे पहले हमने किया था भ्रामरी, उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम लोग भ्रामरी करेंगे। आसन, सिद्धासन या पद्मासन, जो आपको उचित लगे। जैसे हमने देखा कि स्थिर सुखमासन, जिस स्थिति में आप स्थिर बैठ सको 2 मिनट के लिए कम से कम अभी प्रयास करना है, उस स्थिति में आपको आराम से बैठ जाना है। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन को सीधा रखना है, कंधे आराम से हमारे रिलैक्स है, उसको उठाना नहीं है, झुकाना नहीं है। कोहनियां मोड़कर आराम से इधर, कोहनियां मोड़कर हमें आराम से इस तरह से बैठ जाना है ध्यान मुद्रा में। अब धीरे धीरे हमें भस्त्रिका करना है, तो लंबा गहरा सांस नाक से भरते हैं और नाक से ही आराम से सांस को छोड़ते हैं। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस नाक से भरेंगे। जब आप सांस भरते हो तो छाती फूल जाती है और जब आप सांस छोड़ते हो तो छाती सिकुड़ती है। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। अगर आपको लगे तो आप अपने वीडियो शुरू करके रख सकते हो, ताकि अगर किसी को दिक्कत है तो हम उनका वीडियो इन करके देख के उनको बता सके। तो धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। इस क्रिया को भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। होठों को बंद रखकर नासिका से ही हमें गहरी हवा अंदर भरनी है, यानी जिसे श्वास कहा जाता है। श्वास लेना है और फिर लंबा गहरा सांस धीरे धीरे प्रश्वास जिसे कहा जाता है वो बाहर छोड़ना है। धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी से धीमे धीमे सांस को छोड़ते हैं। अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन है तो आंख खोलकर कीजिए, लेकिन जब भी आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप परफेक्शन में आ जाए, तो आंखें बंद कर कर करने से हमें आंतरिक बहुत ही शुद्धि और हमारे आंतर का आत्मा का विकास होता है। मन को शांति मिलती है जब हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो लंबा गहरा सांस भरते हैं और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ते हैं। सांस जितने समय में आप श्वास भरते हो, उससे अधिक समय में प्रश्वास छोड़ने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपको सुबह बताया गया है, प्राणायाम में श्वास और प्रश्वास की गति को हम ध्यान पूर्वक उसे मोड़ते हैं अपने हिसाब से। तो अब हमें श्वास को लंबा गहरा आराम से भरना है और फिर आराम से उसे छोड़ना है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम। नियमित रूप से 5 से 10 मिनट तक इसे करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं भस्त्रिका के पश्चात कपालभाति प्राणायाम, जिसमें हमें अब ये दोनों आंखें बंद करके कंटिन्यू प्राणायाम करेंगे। मेरी सूचनाओं को सुनते हुए आंखें नहीं खोलेंगे, और आप लोग सीख रहे हो इसलिए बीच में आंखें खोलकर देख सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि आंख बंद रहे और कान खुले रहे। तो चलिए, आंखें बंद करके हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति, जिसमें आपको नासिका से श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर दबाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको खुद को चेक करने के लिए एक हाथ नासिका के सामने, एक हाथ पेट पर रखकर भी आप खुद को चेक कर सकते हो कि जब भी आप नाक से हवा बाहर छोड़े, प्रश्वास छोड़े, उस समय हाथ के ऊपर की हथेली को हवा का स्पर्श होगा और पेट को अंदर दबाइए।
के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपको लगाना है। श्वास बाहर, पेट अंदर। जब श्वास आपका बाहर आता है, प्रश्वास आप छोड़ते हो, उसी समय सिर्फ आवाज नाक से आती है, अंदर जाने की कोई आवाज आपको महसूस नहीं होती। दबे कदमों से हवा अंदर जाती है। अब ये कंटिन्यू करते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम। अब इसे अब धीरे से आपको ये देखना है पेट अंदर और श्वास बाहर जाए। मैं एकदम मंद गति से आपको दिखा रही हूँ, एक एक श्वास को छोड़ते हुए। तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपका लग सकता है। स्वस्थ व्यक्ति 60 से 70 स्ट्रोक लगा सकते हैं। अगर आप नए बिगिनर हो तो 30-40 भी लगा लो तो बहुत ही अच्छा है। और एकदम जिसे बहुत ही पहली बार आप लोग कर रहे हो तो उस समय आप 4-5 स्ट्रोक लगाइए, फिर थोड़ा रुककर लंबा गहरा सांस भर लीजिए, फिर वापस कपालभाति के 4-5 स्ट्रोक लगा सकते हो। तो हम लोग अभी 2 राउंड करेंगे 5-5 के। आप मेरे साथ करते रहेंगे। तो चलिए करेंगे कपालभाति। सिर्फ 5 स्ट्रोक आपको मेरे साथ अभी लगाने हैं। विश्राम, फिर से 5 स्ट्रोक लगाएंगे। विश्राम। तो ऐसे आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो। 5-5, 10, 20 ऐसे करके आप 1 मिनट के 60 स्ट्रोक आराम से कर पाओगे। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। कल हमने देखा था उज्जाई प्राणायाम। तो अब उज्जाई की क्रिया कैसे करते हैं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे साथ आप भी कोशिश करेंगे। तो उज्जाई की क्रिया में सबसे पहले हमें अपने नाक से सांस को तीव्र गति से अंदर खींचने की कोशिश करनी है और कंठ को सिकुड़ना है। गले से कंठ से आवाज निकालनी है। मैं एक बार निकाल कर दिखाती हूँ, फिर आप उसे करेंगे। तो देखिए फिर से नाक श्वास भरते हुए कंठ को सिकुड़िए, कंठ की आवाज आती है। यहाँ की नसें आपके ऊपर बाहर की ओर उठ जाती है और हवा अंदर जाकर रुकती है। फिर उसके पश्चात जब आपको तकलीफ हो या लगे कि छोड़ना है हवा को, प्रश्वास को छोड़ना है, तो राइट साइड की नोज को बंद करते हैं और लेफ्ट साइड से आराम से हवा को छोड़ते हैं। तो आइए अब आप भी हमारे साथ करते रहिए उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरते हुए कंठ को सिकुड़कर कंठ से आवाज निकालिए। जैसे आप अगर आपको सर्दी हो जाए या कफ हो जाए तो आप ऐसे करते हो ना, तो गले में अगर कुछ अटक जाता है तो वैसे करते हैं। तो वैसे ही आपको सांस भरते हुए ये क्रिया करने की कोशिश करनी है। तो आइए करते हैं उज्जाई। राइट नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से आराम से प्रश्वास को छोड़ेंगे। फिर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए गले को सिकुड़ना है, कंठ से आवाज निकालनी है। फिर राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट से हवा को छोड़ेंगे। एक बार इसे उज्जाई प्राणायाम कहा जाता है, जो टॉन्सिल के लिए, कफ बाहर निकालने के लिए और गले के विकारों के लिए लाभदायी है। तो इसमें आप जब श्वास जोर से खींच के कंठ को सिकुड़ते हो तो छाती ऊपर की ओर उभर कर आती है। तो ये था उज्जाई प्राणायाम। इसे 3 से 5 बार अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप लोग नियमित रूप से कर सकते हो, जिससे गले के विकार, कंठ के विकार या टॉन्सिल की समस्या दूर हो जाती है। तो आइए अब इसके पश्चात देखेंगे आज बाह्य प्राणायाम।
अब बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, फिर हमारे साथ करेंगे। तो पहले 3 बंध कौन से लगाए जाते हैं? मूल बंध यानी नाभि के नीचे का जो पोर्शन है, मलमूत्र विसर्जन की जगह, उसे हम लोग सिकुड़ लेते हैं, क्लोज करते हैं। दूसरा बंध यानी पेट को अंदर की ओर दबाना, और तीसरा बंध है कंठ को, थोड़ी को कंठकूप को लगाना। ये तीनों क्रियाएं करने से पूर्व हम लोग पहले श्वास को भीतर पूरा भर लेते हैं, जितना हम भर सके उतना। फिर म्यूट झाला है। बाहर हवा को बाहर निकालते समय, निकालते निकालते ही एक एक बंध आराम से लगाते हैं। पहले नीचे वाले पोर्शन को क्लोज करते हैं, मूल बंध को, फिर पेट को अंदर दबाते हैं, उदर बंध, और फिर जालंधर बंध, कंठ को हम थोड़ी को कंठ को लगाते हैं। तो आप एक बार हमारे साथ देख लीजिए और फिर करेंगे। श्वास को भर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए 3 बंध लगाएंगे। मूल बंध, उदर बंध, पेट को अंदर दबा दिया, थोड़ी को कंठकूप को लगाकर चिपकाकर गर्दन को नीचे ले लिया। सांस बाहर रुका हुआ होता है। फिर जब आपको तकलीफ हो जाए, ऐसे लगे, उस समय सांस लेना हो ऐसा लगे, तो धीरे से गर्दन को उठाइए, सांस को नासिका से भरेंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, और जो मूल बंध है उसे भी ढीला छोड़ देते हैं। तो त्रिबंध इसमें लगाए जाते हैं बाह्य प्राणायाम में। इसे शुद्धि क्रिया कहा जाता है, जो उदर रोगों का शमन करती है। तो फिर से एक बार दोहराएंगे। ध्यान रखिए, सावधानी, पेट की सर्जरी अगर किसी की अभी लेटेस्ट हुई है 3-4 महीने में, मासिक धर्म में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, कपालभाति बाह्य प्राणायाम ये नहीं करते, जिसमें पेट पर जोर आता है, और पेट की समस्या अगर किसी को है तो भी नहीं करेंगे। सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, उसे कम करना है तो जरूर करना पड़ेगा। तो ये करेंगे बाह्य प्राणायाम। फिर से एक बार सांस को भर लेते हैं और झटके से छोड़ते हुए 3 बंध लगाएंगे। गर्दन उठाकर सांस को भरिए, पेट का बंद खोल दीजिए और मुंह बंद भी खोल दीजिए। फिर से एक बार दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस को भर लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते 3 बंध लगाने हैं। तो इसे कहा जाता है बाह्य प्राणायाम, जिससे पेट के उदर के रोगों का शमन होता है। तो अब हम देखेंगे इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अनुलोम विलोम। अग्निसार हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि एक बाह्य प्राणायाम जैसे ही थोड़ा किया जाता है। तो आज हमने देखा नया उज्जाई, जिसमें नासिका से हवा को अंदर खींचना होता है, कंठ को सिकुड़ना होता है, कंठ से आवाज निकलती है करके, और फिर बाद में अंदर सांस रुकती है, छोड़ते समय राइट नोज को क्लोज करके लेफ्ट साइड से छोड़ा जाता है। तो इसे उज्जाई कहा गया है। उसके पश्चात हमने जो देखा बाह्य प्राणायाम, जिसमें 3 बंध लगाए जाते हैं। मूल बंध, नाभि के नीचे वाला पोर्शन सिकुड़ना, फिर पेट को अंदर दबाना, ये दूसरा बंध, और तीसरा बंध है जालंधर बंध, जिसे थोड़ी को कंठकूप को लगाकर हवा को बाहर रोका जाता है। यानी एक हमने देखा हवा अंदर रोककर उज्जाई, दूसरा हमने देखा हवा बाहर रोककर बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध जिसे कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे अनुलोम विलोम। चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। राइट नोज को क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे, फिर लेफ्ट साइड को क्लोज करते हैं और राइट से धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हैं। फिर से
हमने राइट से सांस भरना है, लेफ्ट से आराम से सांस को छोड़ना है। फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। तो इतनी देर तक मैंने जो हाथ की मूवमेंट की सिर्फ श्वास प्रश्वास दिखाने के लिए। तो अब आदर्श स्थिति हम आपको दिखाएंगे। आदर्श स्थिति में आप कोई भी एक मुद्रा धारण कर सकते हो। हम लोग जो आदर्श मुद्रा लेते हैं उसमें बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टोक को इस तरह से दबाते हैं, जैसे बच्चे हिरण की पोज देते हैं छाव में। तो उस तरह से बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे की टोक को जगह पर लेफ्ट हाथ को रख दिया घुटनों पर। यही 3 उंगलियां हम लोग ऊपर नासिका के लिए भी यूज करेंगे। पहले अंगूठे से राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट सांस से सांस को भरा, फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए उंगलियों से, अंगूठे को खोल दीजिए, राइट से आराम से हवा को छोड़ दीजिए। फिर वापस जिससे छोड़ा है उसी से हवा को भरेंगे, अपोजिट साइड से छोड़ देंगे। सिंपल, जिस एक साइड से लेना दूसरे साइड से छोड़ना, जिससे छोड़ा था उसी से भरना है और उसके अपोजिट साइड छोड़ देना। अगर सर्दी है तो सर्दी भी इससे कम होती है। अनुलोम विलोम से नाक साफ होने में आपको सहायता होती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका से। हमने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम लोग जो करेंगे भ्रामरी और उद्गीत, उसके पश्चात सिंह गर्जना। तो आइए, भ्रामरी की पोस्चर हमने कल भी देखी थी, पहले दिन से हम लोग भ्रामरी देख रहे हैं। फिर से दोहरा देती हूँ। पहली फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, आंखें बंद कर हल्के से रखनी है। अंगूठे से कर्णभाग का छोटा पर्दा बंद करना है और ओठों को बंद रखकर श्वास भर लीजिए। फिर भौरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार हमें ये क्रिया करनी है। हाथ नीचे नहीं लेना है, आराम से सांस को भरेंगे। हथेलियों को अपने घुटनों पर आराम से रख लीजिए, आंखें बंद रखिए। जब आप भ्रामरी करते हो और कानों को बंद कर कर भौरे की तरह गुंजन करते हो, उस समय आप महसूस करते होंगे कि मस्तिष्क की सारी नस नाड़ियों में वाइब्रेशन होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है मस्तिष्क में, ब्रेन में, और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। तो ये भ्रामरी का फायदा है। अब हम लोग जो उद्गीत करते हैं, जिसमें अ उ म का उच्चारण लंबा लेते हैं, जिससे नाभि से ऊपर पूरे प्रदेश में सर तक
हमारे वाइब्रेशंस हमें फील होती है। अब ये आप खुद को महसूस भी करना है आपको, इसलिए श्वास को पहले भर लेना है, फिर अउम का उच्चारण जितना लंबा आप ले सके उतना लंबा लेना है, फिर दूसरा श्वास भर के फिर दूसरा ओंकार, ऐसे 3 बार हम लोग उद्गीत करते हैं। तो आइए हमारे साथ आप भी करेंगे। ओठों को बंद करके नासिका से श्वास को भर लीजिए और फिर अउम का उच्चारण हम ओठों को खोलकर करते हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए, श्वास प्रश्वास की ओर। इसे प्रणव ध्यान कहा जाता है। आंखें बंद, श्वास प्रश्वास की गति के समय हमें ध्यान देना है। प्रणव के लिए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को शीश के ऊपर जोड़ते हुए ताली बजाते हैं। हाथ की हथेलियों का घर्षण और गर्म हथेलियां अपने चेहरे पर मसाज करते हैं। सर्दी अगर किसी को है तो ये गरम गरम हथेली आपको अपनी नासिका के पास थोड़ी देर तक स्थिर रखनी है। घर्षण ऐसा कीजिए कि हथेलियां गर्म हो जाए और वो गरम हथेली आपके नाक के पास रखने से सर्दी जो मौसम बदल रहा है उससे जो हो रही है वो भी कम हो जाती है। धीरे धीरे चेहरे के सामने हथेलियों को खोलते हुए कर कमलों के दर्शन करते हुए आंखें आराम से खोलनी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभाते करदर्शनम समुद्रवस्ने देवी पददर्शनमन्ये विष्णुपत्नी नमोस्तुभ्यं पादस्पर्शम्। अब हम लोग करेंगे सिंह गर्जना, समापन प्रार्थना मार्ग। सिंह गर्जना कैसे करते हैं ये देखेंगे, जो गले के विकारों के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, पैर को लंबा कर लीजिए थोड़ा सा। अगर बहुत देर से आप बैठे हो, अकड़ा है पैर, तो पैरों की मूवमेंट थोड़ी सी कर लीजिए। आइए वज्रासन में कर लेते हैं सिंह गर्जना। तो धीरे से वज्रासन में बैठ जाते हैं, घुटनों को मोड़ते हुए। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर घुटनों में रख लीजिए और हथेलियों को आप इस तरह से भी रख सकते हो या इस तरह से भी रख सकते हो, जो आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से आपको अपनी हथेली का पोर्शन ले लेना है। सिंह गर्जना में जो फायदे हैं वो आपको पहले बता दूं। फायदों में है कि अगर गले का थायराइड किसी को है तो इससे कम होता है। गले में घोरने की, घर में घोरने की समस्या अगर है तो वो भी इसी से दूर होती है। तो घोरने वाले अगर है या घोरने वालों को सहने वाले हैं तो वो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। सिंह गर्जना, जीभ को बाहर निकालना है। सांस को भर कर जीभ को बाहर निकालते हैं और गले से शेर की तरह आवाज निकालते हैं कंठ से। आंखें खुली कर बड़ी बड़ी कर लेनी है और शेर की तरह दहाड़ लगानी है। तो हम लोग 3 बार इसे लगाते हैं। एक दहाड़ के पश्चात सांस को भर लीजिए, फिर दूसरी दहाड़ लगाएंगे। इससे थायराइड, टॉन्सिल, गले के विकार भी दूर होंगे। तो आइए करते हैं सिंह गर्जना। सांस को भर लीजिए, जीभ बाहर, आंखें बड़ी
और मुंह से आवाज निकालेंगे। अब कंठ की मसाज बहुत आवश्यक होती है, गले की मसाज इसमें कर लेनी है। जब भी आप शेर की तरह दहाड़ लगाते हो तो थोड़ी सी गले को मसाज भी कर लेनी चाहिए। तो अब हम लोग समापन प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का जीवन निरोगी और मंगलमय हो, यही कामना करते हुए विराम देते हैं। अगले सूत्र महाविद्यालय के हाथ। धन्यवाद मॅडम. आजचं सेशन खूपच एनर्जेटिक झालं आणि आज वॉर्मअप केल्यामुळे बहुतेक सगळ्यांच्या म्हणजे एनर्जी क्रिएट झालेली आहे. आजचं जे सेशन झालेलं आहे त्या सेशनचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी मी दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाचे मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटचे HOD यांना मी या ठिकाणी त्यांचा अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी आमंत्रित करते. डॉक्टर राहुल मोरे सर. धन्यवाद मॅडम. तर आजच्या हे 10 दिवसीय जे प्रॅक्टिकल सेक्शन आहे 11 ऑगस्ट 23 ऑगस्ट पर्यंत डॉक्टर दायमा सर आणि डॉक्टर दायमा मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली खूप चांगल्या पद्धतीनं आज तिसरा दिवस आहे आणि जसं जसं दिवस जात आहे तसं तसं एनर्जी वाढते आणि मेंटल स्टॅबिलिटी देखील वाढते. अशा पद्धतीचा एक्सपिरियन्स माझ्या मते सर्वांनाच येतोय, मला एकट्यालाच नाही तर सर्वांनाच येतोय. आणि जी काही आपली धकाधकीचं जीवन आहे रोजचं, सकाळी उठल्यापासून रात्री लेट नाईट पर्यंत सर्वजण काम करतात. आपलं कॉलेज ज्या पद्धतीने एनर्जेटिक आहे तशा पद्धतीने सर्वांना एनर्जेटिक राहावं लागतं आणि त्या पद्धतीने तशा पद्धतीने काम आणि वर्कलोड देखील तसा असतो. तर त्या सर्व याच्यातून वेळात वेळ काढून आपण जर हे थोडंसं एक्सरसाइज रेग्युलर केली, हे तर 3 दिवस आहेतच, 10 दिवस आहेतच, पण याच्यानंतर देखील जे काही बेसिक टिप्स आणि ट्रिक्स आणि छोटे छोटे जे व्यायाम आपण शिकले, त्याच्यामध्ये वॉर्मअप असेल किंवा योग क्रिया असतील आणि प्राणायाम असेल, तर याचं जर आपण वारंवार रोज थोडं थोडं जर केलं तर माझ्या मते आपल्याला एक सवय लागायला काही हरकत नाही. रोज आता समजा आपण 1.5 तासाचं करतोय रोज, पण रोज पाऊण तास 1 तासापर्यंत जरी सवय लागली तर माझ्या मते आपली जी काही मेंटल स्टॅबिलिटी असते, बऱ्याच वेळेस आपण काय कधी कधी या सगळ्या ह्याच्यामध्ये काय विचार करतोय, कुठल्या पद्धतीचं जीवन जगतोय हे विसरून जातो आपण. दैनंदिन जे आपलं म्हणजे आयुष्याचा एक मार्ग असतो तो कधी कधी विसरून जातो आपण. तर माझ्या मते आपल्याला ते सगळं रिगेन करण्यासाठी, ते पूर्ण सगळं व्यवस्थित आपल्या आयुष्यामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत किंवा जे काही आपण करतोय त्याचं पूर्णपणे डिव्होटेड नोनली मेंटल स्टॅबिलिटी, फिजिकल स्टॅबिलिटी ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे बॅलन्स्ड ठेवून करण्यासाठी आपल्याला या गोष्टी नक्कीच मदत करतील. तर मला तर हेच म्हणायचंय की जसं जसं आता पुढे आपण आणखी गोष्टी शिकवत त्याचा सर्वांना फायदाही होईल आणि आणखी एनर्जी वाढेल आणि स्टॅबिलिटी देखील, मेंटल स्टॅबिलिटी देखील वाढण्यास मदत होईल. तर दायमा मॅडम आणि दायमा सर
यांचे खूप खूप धन्यवाद की बारीक सारीक गोष्टी ज्या आहेत त्या मला शिकायला मिळतात. धन्यवाद. थँक्यू सर. आजची शेअरची धाड झाल्यानंतर आपण आता आपले पुढचे जे काही कार्यक्रम आहेत ते उर्वरित कार्यक्रम पुढे आपण कंटिन्यू करूयात. आजचा हे सेशन याच ठिकाणी संपलेलं आहे. मीटिंग तुम्ही लेफ्ट करून पुढचे तुमची जी काही दिनचर्या आहे ती कंटिन्यू करू शकता. धन्यवाद.